सिविक्स ज्योग्राफी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसको फ्रेंड्स एक कदम हम और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग हमारे सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह के साथ साथ में जो अब आने वाले शिफ्ट के अंदर में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। उनको भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आने वाली शिफ्ट के अंदर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आपको आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। थैंक यू लक्ष्मी यादव जी, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू नया नव्या सिंह। और ये मेरी अकेली की नहीं, ये आप लोगों की उपलब्धि है, ठीक है। सोशल आर्मी पूरी सारे जितने स्टूडेंट्स हैं सारे लोगों की, सभी लोगों की ये उपलब्धि है, अकेले की नहीं है, ठीक है। हम तो अकेले चले थे जाने में मंजिल, आगे बढ़ते गए और कारवां बनता चला गया, बस इस वाली बात है। आज भी याद है फर्स्ट, और अब जाया है वहां पर, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे में। आप सभी लोगों का एक और बार फिर से शुक्रिया। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जीवन में हर बड़ा लक्ष्य जो होता है वो बड़ा बलिदान मांगता है। काफी बार होता है आप लोगों को कि आपको अपना नींद, चैन, सुख त्यागना पड़ता है बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए, गोल हासिल करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों के सपनों को पूरे करने के लिए। या फिर हो सकता है कि कई बार आपकी समाज के प्रति कुछ आपके आपके लक्ष्य हो कि आपको समाज ऐसा बनाना है, ठीक है, कुछ क्रांति लेकर आनी है। तो जितनी बड़ी क्रांति होती है, जितना बड़ी चीजें होती है, उतना बड़ा आप लोगों को बलिदान देना होता है फ्रेंड्स। और ये जो है इस चीज को मैं भी बहुत अच्छे से मानता हूँ, इस चीज को, इस कोट को, कि जीवन के अंदर में बड़ा लक्ष्य बड़ा बलिदान मांगता है। आपको कई बार जो है आपको बहुत बड़ी चीज जो आपके पास में है उसको छोड़नी पड़ती है, उसका त्याग करना पड़ता है, परित्याग करना पड़ता है, तभी जाकर जो है आप जीवन में जो आपने लक्ष्य रखा हुआ है, एक जो है बड़ा वाला गोल रखा हुआ है, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, कई बार वो समाज के लिए भी होता है, ठीक है। तो वो गोल को हासिल करने के लिए, वो लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बड़ा बलिदान देना पड़ता है, और उसके लिए बड़ा करेज चाहिए होता है। आप लोगों से भी मैं यही कहूंगा फ्रेंड्स कि कई बार आपको आपकी नींद त्यागनी पड़ेगी उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको जो है अपने दोस्तों के साथ में जो आप मिलने जाने वाले हो, किसी की शादी में जाने वाले हो, वो त्यागना पड़ सकता है आप लोगों को। तो बलिदान देना पड़ेगा तभी लक्ष्य हासिल हो सकता है, ठीक है। बलिदान के बिना अगर लक्ष्य हासिल हो जाए ना तो आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, आप उसको, आप उसका जो है, आप उसका जो है आनंद नहीं ले पाओगे। आप खुद देखिए जीवन के अंदर में जितने भी लक्ष्य ऐसे हुए हैं जो बलिदान के बिना आए हैं, थोड़े ही समय तक आनंद रहता है। जितना बड़ा बलिदान होता है ना, उस लक्ष्य का आनंद भी उतना ही ज्यादा आता है। जितना ज्यादा तेज भूख लगती है, प्यास लगती है, आप सोचिए कि जब प्यास लगती है और आप एक घूंट पानी पीते हो तो आपको कैसा लगता है गर्मी के मौसम में, चिलचिलाती गर्मी के मौसम में। वैसा आपको आनंद आएगा लक्ष्य हासिल होने के ऊपर में, जितनी अगर आपने मेहनत की हुई है तो, ठीक है। तो हम भी कई बार बलिदान देते हैं, कई सारी चीजें छोड़ते, कई सारी चीजें को पीछे रखकर आगे बढ़ते हैं कि चलो बड़ा वाला लक्ष्य जो है वो हासिल करेंगे समाज के लिए भी, ठीक है, और भी लोगों के लिए। वैसे ही आप भी कीजिए, आप भी टीचर बनोगे और समाज के अंदर में चेंज लेकर आओगे। पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए कैलिको के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था 11 जनवरी की एग्जाम के अंदर में इस साल 2023 में। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूं कि पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान, ठीक है, कैलिको के रूप में किस चीज को जाना जाता था। ओके, तो आप लोग बताएंगे यहां पर में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। किस चीज को कैलिको के रूप में जाना जाता था? वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। आप लोगों के जो है वो यहाँ पर में आंसर आ गए हैं। आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कॉटन। भारत से जो सबसे पहले वस्त्र यूरोप के अंदर में एक्सपोर्ट किए गए थे, ठीक है, मध्यकालीन भारत के समय में, वो कॉटन का जो कपड़ा था या सूती वस्त्र था उसको कैलिको नाम दिया गया। एक्चुअल में हुआ क्या था फ्रेंड, जब पुर्तगाली भारत के अंदर में आए, वास्को डी गामा ने भारत के लिए रास्ते की खोज की थी, समुद्री रास्ते की खोज, और वो केरल के कलिकट के अंदर में पहुंचे। ये यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये है केरल और यहाँ पर में है कलिकट। आपका मैप में अंदर में आप लोग देखिए, ये है भारत के अंदर में कलिकट, केरल के अंदर में यहाँ पर में, यहाँ पहुंचे। यहाँ से जो उन्होंने कपड़ा लेकर गए थे, यहाँ से इस जगह से जो वो कपड़ा लेकर गए थे, उस कपड़े को उन्होंने कैलिको बोल दिया। कलिकट के नाम के ऊपर में कैलिको नाम पड़ गया उसका, ठीक है, कलिकट के नाम के ऊपर में कलिको। तो भारत से फिर जो भी कपड़ा एक्सपोर्ट होता था या यूरोप में इंपोर्ट होता था, उस कपड़े को जो है फ्रेंड्स कैलिको बोला जाने लगा। जबकि कैलिको काफी सारे कपड़ों में से एक वैरायटी थी जो कलिकट से जाते था, बट यूरोप के अंदर में एक कॉमन नाम पड़ गया कि सारे के सारे जितने भी
भारत से कपड़ा आ रहा है वो कैलिको है, तो कैलिको एक कॉमन नाम पड़ गया था भारतीय कपड़े का, ये याद रखना है आप लोगों ने। कॉटन टेक्सटाइल जो था भारत से जाता था उसको कैलिको नाम पड़ गया था। इसके अलावा एक और चीज बता दूं फ्रेंड्स कि जब भारत से बहुत ज्यादा कैलिको इंग्लैंड में जाने लगा, यूरोप के साथ साथ में इंग्लैंड में भी जाता था, इंग्लैंड के अंदर में भी एक्सपोर्ट होता था भारत से, तो इंग्लैंड के जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो उन लोगों को नुकसान से बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को नुकसान से बचाने के लिए इंग्लैंड ने कैलिको एक्ट पास किया था। ठीक है, मैं बता दूं आप लोगों को 18वीं शताब्दी के अंदर में 1700 के अंदर में एक बार कोशिश की, और एक बार 1721 2021 के अंदर में उन्होंने कोशिश की थी कैलिको एक्ट लाने की, जिसके तहत फ्रेंड्स इंग्लैंड के अंदर में कैलिको को ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया कि इंग्लैंड के अंदर में भारत का कैलिको या भारत का कपड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर में जो वस्त्र उद्योग है, कॉटन उगाने वाले लोग हैं या कॉटन के टेक्सटाइल्स बनाने वाले, कपड़े बनाने वाले लोग हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो कैलिको एक्ट किससे रिलेटेड था? कैलिको एक्ट था इंग्लैंड के अंदर में कपड़ा, भारतीय कपड़े के इंपोर्ट से रिलेटेड, कि भाई वहां पर में इंपोर्ट नहीं होगा, इंग्लैंड के अंदर में भारत का कपड़ा इंपोर्ट नहीं होगा। नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। देखिए एक क्वेश्चन और है आप लोगों का जो पूछा जा सकता है, पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है पंचायती चुनाव के अंदर में? एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग। मेरा एग्जाम कल था सर और अच्छा हुआ, एग्जाम में मून शेप, प्रोजेक्ट एक्ट, बिरसा मुंडा, ठीक है, प्लैनेट, मीटियोरॉइड, रोजगार, इसके क्वेश्चन आए थे। चलो ठीक है, अच्छी बात है नीरज शर्मा, और ये सारे ही क्वेश्चन हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए, तो पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो ये न्यूनतम आयु आप लोगों की होनी चाहिए 21 साल। ठीक है, चुनाव में भाग लेने के लिए बात कर रहा है यहाँ पर में। वोटिंग की एज हमारे भारत के अंदर में है 18 साल अभी फिलहाल में वोटिंग की एज, लेकिन पंचायतों में चुनाव लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम, पंचायत के चुनाव में भाग लेने के लिए कम से कम 21 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। 25 साल ये लोकसभा और विधानसभा के लिए है, लोकसभा और विधानसभा के लिए है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए 25 साल है, ये आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल है आप लोगों की कम से कम उम्र। बट यहाँ पर मैं आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल है और वोट करने के लिए 18 साल, तो दोनों में फर्क है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स आप लोगों से। ठीक है, कार्य काल कितना होता है पंचायत का, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके जल्दी से बताइए कि पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है। ये कमेंट में क्वेश्चन बताएंगे आप सभी लोग, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। इस क्वेश्चन को देखिए फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, सभी लोगों को कमेंट करना है फ्रेंड्स। डरने की जरूरत नहीं है ज्योति KRI। आप देखिए कि अपनी गलतियों से जो इंसान सीखता है ना और उसको इंप्रूव करता है, वही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, क्या पता कि आप अपनी गलतियां, इतनी सारी गलतियों का कोटा यहीं पे पूरा कर लो, प्रैक्टिस करते 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 फिर एग्जाम में आपके सारे सही हो जाए। तो गलतियों से डरना नहीं है। ठीक है, यहाँ सारे सही हो रहे हैं और वहां जाके गलत करके आ रहे हो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो अपनी गलतियों से सीखो। ठीक है, जो पढ़ा है अगर सही हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो कि हाँ रिवीजन हुआ है, जो गलत हो रहा है उससे सीखिए। यहाँ पर आप लोग देखिए फ्रेंड्स की एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप का मतलब क्या होता है? ठीक है, इनडायरेक्टली। तो भारत के अंदर में फ्रेंड्स क्या आप लोग खुद जाके ओके, आप लोग जो है क्या खुद जाके सरकार चलाते हो? आप संसद में ये कानून बनाते हो कि जीएसटी लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए करके? सर की बियर के ऊपर में जो है ना जीएसटी को थोड़ा आधा कर दो, सर समोसे के ऊपर में कर दो, पानी पूरी के ऊपर में जीएसटी को 0 कर दो सर, क्योंकि पानी पूरी जो है ना वो महंगी होती जा रही है। पहले सर 1 रुपए की 4 मिलती थी, अब 4 रुपए की 1 मिलने लगी है। ठीक है, हमने खाया है बचपन में 1 रुपए की 4 भी पानी पूरी मिलती थी। मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पुराने में, आजादी के पहले का इंसान हूँ, ऐसा भी बात नहीं है, लेकिन 1 रुपए की 4 वाली भी खाई है हमने। बट आज देखिए कितना महंगा हो गया। तो आप लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हो फ्रेंड्स, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, आपके प्रतिनिधि होते हैं, वो आपके बिहाफ पर जाकर डिसीजन लेते हैं। तो भारत में सरकार की जो वर्किंग होती है, ठीक है, वर्किंग में हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? इनडायरेक्टली, हमारे प्रतिनिधियों के जरिए। ठीक है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, टेटिव्स है हमारे, उनके जरिए हम लोग काम करवाते हैं। आपका रिप्रेजेंटेटिव कौन है सरकार के अंदर में? आपके इलाके से लोकसभा का सदस्य कौन है? प्रतिनिधि जो होता है आप लोगों का, प्रतिनिधि। ठीक है, प्रतिनिधि जो होता है उसके जरिए आप अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हो। प्रत्यक्ष का मतलब होता है खुद जाके डिसीजन लेना। ठीक है, खुद जाके डिसीजन लेना। ठीक है सर, 10 रुपए के 3 मिलते हैं, चलो ठीक है 10 रुपए के 3 मिलते होंगे,
चलिए यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर में पहली बार जनरल इलेक्शन जो है वो 1950 में हुआ था। क्या ये बात सही है? पिछला लेक्चर, कल वाला लेक्चर किसने देखा है, कितने बच्चों ने देखा है? क्या भारत में जनरल इलेक्शन, आम चुनाव 1950 में हुआ था पहली बार? आप हाँ या ना में जवाब देंगे। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन कुड वोट इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। भारत के आजादी के पहले भी कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार था। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अपनाया है, ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं अभी जो बता रहा था पहला वाला जो है आपका, कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, तो ये वाली बात सही है बिल्कुल, कि भारत के अंदर में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, कि हम हमारे प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम लोग हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं, हमारा प्रतिनिधि जाकर हमारे बिहाफ में डिसीजन लेता है। तो ये भी, ये सही पॉइंट है आप लोगों का, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है, ठीक है। भारतीय जनता का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो स्वतंत्रता से पहले भी मतदान में भाग लेता था। कल ही बताया आपको, 10 से 12% लोग जो थे वो पार्टिसिपेट करते थे इलेक्शन में। आजादी के पहले भी चुनाव होते थे, ठीक है। लेकिन आजादी के बाद भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था फ्रेंड्स? 1950 में नहीं हुआ था। ये आप लोग मेरे को आंसर कीजिए, कब हुआ था? ये सभी लोगों का कमेंट में आंसर चाहिए मुझे, ठीक है। सभी लोग बताएंगे। पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। अब आप लोग बताएंगे कि भारत में पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? तो भारत में पहला जनरल इलेक्शन जो है फ्रेंड्स 1951 से 52 के बीच में हुआ था। कल ही हमने देखा ये वाला पॉइंट, ओके। और ये बड़ा वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। तो बी जो है वो गलत है आप लोगों का, इसी वजह से ये आपका आंसर होगा। आपसे गलत वाला पूछा है ना, तो ये भी ध्यान रखना क्या पूछा है आप लोगों से। तो आपसे फॉल्स पूछा है, गलत पूछा है, तो गलत वाला होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, मतलब बेसिकली गलत है जो, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो भारत में पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हुआ था, ये याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और सुकुमार सेन भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर। भारत के पहले डेप्यूटी प्रधानमंत्री कौन थे? डेप्यूटी, ठीक है, डेप्यूटी पीएम कौन थे? और भारत के पहले होम मिनिस्टर कौन थे? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। जल्दी से दोनों कमेंट आप लोगों के आ जाने चाहिए, ठीक है। लाइक एंड शेयर करते रहिए सभी लोग जल्दी जल्दी से। जी, इसके अलावा एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स, 10 से 12% जो है भारतीय जनता का हिस्सा, ठीक है, आजादी के पहले भी चुनाव में पार्टिसिपेट करता था। कुछ लोगों को अनुमति थी पार्टिसिपेट करने की। किसके आधार पर था वो? आप टैक्स पे करते हो क्या, आप एजुकेटेड हो क्या, ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी है क्या, उसके आधार पर था। अब तो हमारे पास में ऐसा कोई वो बंदिश नहीं है, अगर आप भारत के नागरिक हो, 18 साल से ऊपर हो, आप वोट दे सकते हो। अच्छा, जब भारत आजाद हुआ था और संविधान लागू हुआ था, उस समय वोटिंग की एज 21 साल थी, ठीक है। 1988 के अंदर में एक कानून पास किया गया जिसके तहत उस एज को घटा दिया गया और 18 साल कर दिया गया है, ठीक है। और पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1989 के इलेक्शन के अंदर में। औरंग क्या है फ्रेंड्स? औरंग शब्द का इस्तेमाल आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो औरंग शब्द का इस्तेमाल इतिहास के परिप्रेक्ष्य के अंदर में क्या होता है? एक शब्द है औरंग, कौन सी भाषा का शब्द है ये भी आप बता देंगे फ्रेंड्स, औरंग, और इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखना, औरंग का मतलब होता है वेयर हाउस। औरंग गोदाम या कार्यशाला या वर्कशॉप आप लोगों की, जहां पर में काम वगैरह किया जाता है। तो फारसी भाषा का शब्द है, पहली बात तो ये है आप लोगों का औरंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा गया पिछले बार भी और इस बार भी, औरंग। तो औरंग जो है फ्रेंड्स एक पर्शियन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है गोदाम, ठीक है, जहां पर में सामान रखा जाता है, जहां पर में सामान को कलेक्ट किया जाता है, गोदाम, ठीक है। कई बार इसको वर्कशॉप या कार्यशाला के रूप में भी या वर्कशॉप के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला, जहां पर में काम वगैरह किया जाता है, कार्यशाला, काम करने वाली जगह के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, औरंग शब्द का। तो औरंग जो है एक फारसी भाषा का शब्द है, वेयर हाउस या फिर वर्कशॉप के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, गोदाम। तो स्पेशली फ्रेंड्स मुगल काल और दिल्ली सल्तनत के समय में औरंग शब्द का इस्तेमाल काफी ज्यादा होता था आपके गोदामों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का 11 जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? और ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था फ्रेंड्स, और ये 11 जनवरी की एग्जाम के अंदर में पूछा भी गया 2023 में आप लोगों के। तो भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कानपुर में, बॉम्बे में, मद्रास में, अहमदाबाद में। और कब हुई थी ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि हो सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर में कब हुई थी ये पूछ ले। और ये क्वेश्चन आपका DSSB के अंदर में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, या आपका KVS के लिए भी, ठीक है, NVS के लिए,
ठीक है, आप लोगों का सुपर टेट के एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दोनों जो मैंने आपसे बोला है कहा और कब वाला, सुपर टेट के लिए, यूपी टेट के लिए अगर आप लोग आगे में करने वाले हो तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो बॉम्बे जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पहला आपका कपास मिल स्थापित की गई थी। और ये कब की गई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि पहली वाली जो कपास की मिल थी 1854 में हुई थी, फिर बाद में अहमदाबाद के अंदर में स्थापित हुई थी 1861 में। तो फर्स्ट कॉटन मिल फर्स्ट बॉम्बे में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। और कब हुई थी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1854 के अंदर में। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे जब ये पूछा कब हुई थी, तो ये आंसर आप लोग कमेंट में टाइप कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, कमेंट में टाइप कर दो सभी लोग जल्दी जल्दी से एक बार कि कब हुई थी, ताकि याद हो जाए आप लोगों को। एक बार लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स सभी के सभी लोग, और कमेंट्स पे सबको आंसर करना है सभी लोगों को, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोग किसी ने बताया कि कल उनका पेपर था और रॉलेट एक्ट वगैरह वाला क्वेश्चन उनसे पूछा गया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सारों का कॉम्बिनेशन ले लिया है अपन ने यहाँ पर में, सारों का। आपको बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, इनकरेक्टली मैच्ड है कौन सा वाला यहाँ पर। इस क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, गलत है, ठीक है, गलत सुमेलित है। तो लखनऊ समझौता जो है फ्रेंड्स, ये किसके किसके बीच में हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था 1916 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने प्रण लिया था कि हम मिलजुल कर काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में ये समझौता हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की बात मान ली थी और मुस्लिम लीग ने जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात मान ली थी कुछ चीजें। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। हुआ कब था? 1916 में। रॉलेट एक्ट आपका 1919 में पास हुआ था और इसी के लिए रॉलेट सत्याग्रह भी किया गया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। रॉलेट सत्याग्रह भी हुआ था इसके लिए। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि डायरेक्ट एक्शन डे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस बोला जाता है उसको हिंदी के अंदर में। डायरेक्ट एक्शन डे ये हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स 16 अगस्त। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है पता है, ये 16 अगस्त वाला क्वेश्चन आप लोगों का, ये आप लोगों का सीटेट में भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी के एग्जाम में प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, DSSS में और बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में भी आया था ये, ठीक है। तो फ्रेंड्स पिछले वाला बीपीएससी के अंदर में 16 अगस्त 1946 को हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा। कलकत्ता में बहुत ज्यादा जो है मारकाट हुई थी इसकी वजह से। कलकत्ता के अंदर में तब दंगे फसाद फैल गए थे और फिर पूरे भारत में फैल गए उसके बाद में। तो 1946 में हुआ था, सही बात है। आर्म्स एक्ट, भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते, तो भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते, ठीक है, भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते, ये वाला एक्ट आर्म्स एक्ट 1878 के अंदर में आया था, ये याद रखना लॉर्ड लिटन के समय में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये तीनों के तीनों सही है। तो गलत कौन सा होगा? लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1900 कब हुआ था? आप लोग आंसर करो। और क्या हुआ था इसमें समझौते के अंदर में? यही वाला याद हुआ था कि प्रीत में एक रतन मैं जड़ू तुम जड़ो, प्रीत में एक रतन मैं जड़ू तुम जड़ो, एक नया व्याकरण मैं गढ़ू तुम गढ़ो, उलझने सब सुलझ जाएंगी पल में ही, एक कदम मैं बढ़ू तुम बढ़ो, ठीक है, मैं तुझे जान लूं तू मुझे जान ले, ठीक है, मैं भी पहचान लूं तू भी पहचान ले, है बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, बात मैं मान लूं बात तू मान ले। तो बात कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मान ली, कुछ बात ये मुस्लिम लीग ने मान ली, और दोनों में जो है वो समझौता हो गया था, ठीक है, 1916 में, कि साथ मिलकर काम करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इतनी सी बात थी बस 1916 वाली। ओके, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत सुमिलित है। ओके, चलिए, एक और एक्ट था फ्रेंड्स आप लोगों का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये भी आपसे एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, प्लीज इसको भी ध्यान दीजिए आप लोग। भारत सरकार जो थी अंग्रेजों की, जो भारत के अंदर में काम कर रही थी उस समय में, उन्होंने भारतीय लोगों के ऊपर में जो कानून लगाए थे, ऐसे ऐसे कानून लगाए थे जिसके कारण हम लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। एक तो था आर्म्स एक्ट 1878, जो अभी मैं आपको बताया कि भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते लेकिन यूरोपियन लोग रख सकते हैं। एक और था फ्रेंड्स जो 1878 में ही आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय। तो भारतीय भाषाओं के जो अखबार थे उनके ऊपर में ये पाबंदी लगा दी गई थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं छापेंगे बिना अंग्रेजों से पूछे, ठीक है। अगर अंग्रेजों से बिना पूछे उन्होंने कुछ भी छापा अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज इनकी संपत्ति को जब्त कर सकते, सारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। तो बेसिकली इसका मकसद क्या था? अपने क्रिटिक्स को, अपने आलोचकों को चुप कराना, ठीक है, साइलेंटली क्रिटिक्स, अपने जो क्रिटिकल लोग थे जो उनकी आलोचना करते थे उन लोगों को साइलेंट कराना इसका मकसद था। और एक था फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल 1883 का, ये भारतीय लोगों के लिए अच्छा बिल था। भारतीय जजेस और यूरोपियन जजेस में समानता लाने के लिए ये लाया गया था, बट अंग्रेजों ने इसका विरोध किया,
ठीक है, अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, जिस कारण इस बिल को वापस ले लेना पड़ा था। तो इससे भी पता चलता है कि अंग्रेज लोग बहुत ज्यादा रेशियल थे। रेशियल का मतलब होता है ये लोग जो है फ्रेंड्स हम लोगों को नीचे दर्जे का मानते थे, ठीक है, भेदभाव करते थे हमारे साथ में। और इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इल्बर्ट बिल को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। तो ये आप लोगों को चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों का, वेल्ड ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो वेल्ड घास के मैदान है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। वेल्ड घास के मैदान बताइए। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर में स्थित है। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यूएसए के अंदर में। देखिए फ्रेंड्स, दो प्रकार के आपके घास के मैदान होते हैं, दो प्रकार के। एक होते हैं फ्रेंड ट्रॉपिकल घास के मैदान, जो ट्रॉपिकल जोन में होते हैं आपके, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में। और एक होता है आप लोगों का टेम्परेट जोन ऑफ ग्रासलैंड, टेम्परेट जोन के अंदर में जो होते हैं। और इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है ग्रासलैंड के ऊपर में, इसी वजह से मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका जो है फ्रेंड्स, वहां पर में ये वेल्ड नाम का घास के मैदान पाए जाते हैं आप लोगों के। तो देखो ये ट्रॉपिकल जोन है आपका, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। और ये है इक्वेटर। तो इन दोनों के बीच वाला जो इलाका है आप लोगों का, ये वाला इलाका, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन के घास के मैदान के एग्जाम्पल कौन कौन से आप लोगों के, ये है आप लोगों का सवाना, सवाना अफ्रीका के अंदर में है सवाना, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स ब्राजील के अंदर में है कंपोस, कंपोस, ठीक है। और वेनेजुएला के अंदर में है लानोस, लानोस, लानोस। आप लोगों को दिख रहा है क्या, एक बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लानोस वेनेजुएला के अंदर में, वेनेजुएला में। ब्राजील के अंदर में है कंपोज, कंपोज, ठीक है, कंपोज। और यहाँ पर में है सवाना। तो ये तीन जो है आप लोगों के ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिक के बीच वाले हैं। वही अगर मैं आपसे बात करूं ट्रॉपिक्स के नीचे में, आप आ जाइए यहाँ पर में, ये साउथ अफ्रीका नीचे है ना, ट्रॉपिक के नीचे में, टेम्परेट जोन में आ रहा है ये, टेम्परेट जोन में। यहाँ पर में है आप लोगों का वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका के अंदर में वेल्ड घास के मैदान। ये टेम्परेट टाइप के, शीतोष्ण कटिबंधीय टाइप के घास के मैदान है साउथ अफ्रीका के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में, साउथ अफ्रीका। वेल्ड घास के मैदान सबसे पहले बात तो कौन से टाइप के है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो टेम्परेट है ये, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण, ठीक है, घास के मैदान है ये, शीतोष्ण टाइप के है, ये याद रखेंगे आप लोग। और है कहां पर में, तो साउथ अफ्रीका के अंदर में है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोगों के डिफरेंट रीजन्स में और भी पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं इनको, वैसे अलग अलग इलाकों में और भी बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में इसको प्रेरीज बोलते हैं, उत्तरी अमेरिका में ये यहाँ पर में प्रेरीज बोलते हैं इसको, ये यहाँ पर में आप देख पा रहे हो, प्रेरीज बोलते हैं। यहाँ पर में चिनुक नाम की एक हवा भी चलती है, चिनुक, ठीक है, चिनुक, ये भी याद रखना है। तो चिनुक नाम की हवा प्रेरीज में, ये उत्तरी अमेरिका में चलती है, गर्म हवा है। पंपास बोला जाता है फ्रेंड्स अर्जेंटीना के अंदर में, ये यहाँ पर में आप खुद ही देख लीजिए, पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड बोला जाता है साउथ अफ्रीका में। स्टेपी बोला जाता है आप लोगों का सेंट्रल एशिया में, ठीक है, सेंट्रल एशिया का जो इलाका है आप लोगों का, यहाँ पर में स्टेपी बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसको बोलते हैं डाउन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोला जाता है इसको, डाउन साइड में ना ऑस्ट्रेलिया, इसी वजह से डाउन, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन बोलते हैं यहाँ पर में, ये याद रखना। मध्य एशिया के अंदर में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के अंदर में, उत्तरी अमेरिका के अंदर में इसको बोला जाता है प्रेरीज, ठीक है। और यहाँ पर में अर्जेंटीना में बोला जाता है पंपास। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जी पीयूष, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद और मेरी सारी दुआएं आपके साथ में हैं, अच्छे से कीजिए आप पेपर अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आप लोग यहाँ पर मैं अच्छे से, आप लोगों को बोला है कि मसलिन, ये मैंने क्वेश्चन कराया था और इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, कॉटन के ऊपर में मैंने बताया ना, कलिको के ऊपर में क्वेश्चन आया था, तो इस पर भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। देखिए यहाँ पर में, तो जो मसलिन है आप लोगों का, मलमल जिसको आप लोग बोलते हो, ये कहाँ का फेमस है, मलमल, ठीक है। तेरा सर से सरक ना जाए तेरा लाल दुपट्टा मलमल का, तो मलमल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कपड़ा है ये, मलमल आप लोगों का एक प्रकार का मलमल का कपड़ा है ना, जिसको मसलिन बोलते हैं। तो मलमल जो है आप लोगों का ढाका का फेमस है, ढाका, ठीक है। सर ढकने के लिए मलमल का, तेरा लाल दुपट्टा मलमल का,
वो गाना था ना आप लोगों का, तेरे सर से सरक ना जाए लाल दुपट्टा मलमल का, तो लाल दुपट्टा ढकने के काम आता है आपका, मलमल का ढकने के, तो ढाका से याद रख लेना उसको, सर ढकने के काम आता है, ठीक है। तो मलमल ढाका। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मछली जो है, मान लीजिए कि मछली जो है बेहोश हो गई, हाँ बेहोश हो गई, भाई कितना पढ़ेंगे सर, कितना कुछ याद करेंगे हम लोग, हम तो थक गए, मछली पढ़ पढ़ के जो है बेहोश हो गई, लेक्चर्स देख देख के, क्या पेपर देख के, तो आप उसके ऊपर में छींटे डालोगे, पानी के छींटे, मछली होश में आ जा तू, ठीक है। तो मछली जो है फ्रेंड्स, उसको होश में लाने के लिए आप उसके ऊपर में छींटे डालोगे, ऐसा हमने याद किया था, जस्ट याद करने के लिए। तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जिसको बोला जाता है वो, तो मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम भी बोलते थे पहले। तो तो छींटे कहाँ डालेंगे आप लोग, मछली के ऊपर में डालेंगे, ठीक, ये याद रखना था आप लोगों ने, मछली के ऊपर में छींटे डालेंगे, तो मसूलीपट्टनम छींट। जरी की कढ़ाई वाला सूती वस्त्र, जरी की कढ़ाई, जरी वाली कढ़ाई, ठीक है, ये भी आप लोग देख लो, कुछ नहीं है इसके अंदर में। गोल्ड रॉट कॉटन पीस, जरी वाला कपड़ा, ये जो है फ्रेंड्स बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के अंदर में, बुरहानपुर, सूरत, ठीक है, और वडोदरा के अंदर में आप लोगों को मिलेगा, वडोदरा, ठीक है, ये 3 इलाकों के अंदर में आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। ब्रिटिश शासन से पहले हाथ से कटे हुए जो है अलग अलग वस्त्र थे भारतीय बाजार के अंदर में। ढाका जो है वो मलमल में फेमस था, मसूलीपट्टनम सिंध के अंदर में, ठीक है। और फ्रेंड्स कलीकट तो आपको पता ही है, कैलिको मैंने आपको बताया ही है, कलीको भी एक कपड़ा था। कलीकट केरल के अंदर से लेके गए थे पुर्तगाली सबसे पहले, और अंग्रेजों ने इसके ऊपर में एक बार पाबंदी भी लगा दी थी कि भाई कैलिको आना नहीं चाहिए, पूरे भारत के कपड़ों को ही कई बार कैलिको बोल दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा के अंदर में सुनहरी जरी वाले कपड़े, सुनहरी जरी वाले कपड़े, बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा गया इस बार, ठीक है, आप लोगों के ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, वाई कैलिको एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1720s, ठीक है, 1720 के दशक के अंदर में अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैलिको अधिनियम क्यों बनाया गया था, ये बताइए आप। तो देखिए, कैलिको एक्ट जो था आप लोगों का, कैलिको अधिनियम, ये बनाया गया था फ्रेंड्स टू पनिश द रिबेल्स फ्रॉम कलिकट, कलिकट के लोगों को पनिश करने के लिए, कलिको को इंग्लैंड में प्रोड्यूस करने के लिए कि हम भी कलिको उगाएंगे, हम भी कलिको उगाएंगे, इस तरीके से बैन करने के लिए कि भाई प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल छेंड जो है वो इंग्लैंड में नहीं आना चाहिए, मतलब भारत का कपड़ा इंग्लैंड के अंदर में नहीं आना चाहिए, कैलिको छेंड ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक है। टू प्रोमोट कैलिको इंडस्ट्री इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर में कैलिको को प्रोत्साहित करने के लिए। आंसर क्या होगा, बैन करने के लिए लगाया था इन्होंने, बैन करने के लिए कैलिको एक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया ना भारत का जो कपड़ा था उसी को कैलिको बोल दिया जाता था कई बार, पूरे कपड़े को ही, ठीक है। वैसे कैलिको एक कलिकट का कपड़ा था, लेकिन पूरे कपड़ों को ही भारत के कैलिको बोल दिया जाता था कई बार, ठीक है। तो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स जैसे कि छिंट वगैरह टाइप के जो भारत से जाते थे, उनको बैन करने के लिए ये एक्ट लगाया गया था इंग्लैंड के द्वारा या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा, कि भाई ब्रिटेन में यहाँ से नहीं जाएगा, कैलिको एक्ट इससे रिलेटेड है। तो ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे, बताइए। नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, वेरी गुड। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आप लोगों का ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। हुआ यूं था कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें नंबर का संविधान संशोधन जो था उसको लागू कब किया गया था, लागू कब किया गया था, ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, ये याद रखना, इस दिन लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था। और ये किया कब गया था संविधान संशोधन, ये किया गया था 1992 में, और उसके एक साल के अंदर में ही 24 अप्रैल 1993 के अंदर इसको लागू कर दिया गया। तो इस दिन की याद में कि भाई ये दिन को हम लोगों को याद करना है, 24 अप्रैल जिस दिन से ये कानून लागू हुआ था 1992 का 73rd संविधान संशोधन,
उस दिन की याद में हम 24 अप्रैल को हर साल क्या करते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। वैसे हमेशा से नहीं मना रहे हम, 2010 से हमने मनाना स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। बट इसी दिन को क्यों चुना, क्योंकि इस दिन जो है ये संविधान जो संशोधन था 73वें नंबर का, जो 1992 में लगाया किया गया था, उसको लागू किया गया था 1993 में 24 अप्रैल को। संविधान संशोधन किया गया 1992 में, बट उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। तो ये 24 अप्रैल की याद में फ्रेंड्स हम लोग पंचायती राज दिवस मना रहे हैं 2010 से, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। और ये आप लोगों का केवीएस में भी पूछ सकते हैं ये वाला पॉइंट, तो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल, ये सारा, तो इसको याद रखिए। और सुपर टेट के अंदर में भी और आने वाली और भी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर में। देखिए कपास लगभग 7000 साल पहले जो है फ्रेंड्स कहाँ पर में उगाया जाता था। 7000 साल पहले कपास उगाने के सबूत मिलते हैं आपको, करीब 7000 साल पहले मेहरगढ़ में, लोथल में, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को एक ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर में, गनवेरी वाला, ठीक है, ये बताइए आप लोग। और एक आप लोगों को दिया गया है धोलावीरा। तो बताइए मेहरगढ़, लोथल, गनवेरी वाला या धोलावीरा? मेहरगढ़, लोथल, गनवेरी वाला, धोलावीरा। तो ये आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कहा कौन सा वाला ऑप्शन आप लोगों का होगा। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के जो है वो आंसर्स आ गए हैं यहाँ पर में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि कहाँ पर में उगता था, तो मेहरगढ़ के अंदर में उगता था। मेहरगढ़, मेहरगढ़ आज आपको मिलेगा बलूचिस्तान के अंदर में, बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान आज पाकिस्तान के अंदर में है, ये आप लोगों को याद रखना है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर में। लोथल जो है आपका ये गुजरात में है, गुजरात में। यहाँ पर मैं आपको कीमती पत्थर मिले हैं। देखो मैं आप लोगों को और भी चीजें बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज है, कीमती पत्थर, ठीक है, यहाँ पर में मिलते थे। और यहाँ पर में जो है कुछ धातु और सीप से वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है, वस्तु बनाई जाती थी, वस्तु बनाई जाती थी किस चीज का इस्तेमाल करके? धातु का इस्तेमाल करके। धातु का मतलब होता है मेटल, मेटल का इस्तेमाल करके, या सीप का इस्तेमाल करके। सीप, सीप पता है ना आप लोगों को, वो समुद्र से जो सीप वगैरह मिलती है उसका इस्तेमाल करके किया जाता था। गनवेरी वाला वैसे पाकिस्तान में, आज ये पाकिस्तान में, पंजाब में, पाकिस्तान का जो पंजाब है ना वहां पर में, पाकिस्तान वाले साइड का पंजाब। और धोलावीरा ये आपको मिलेगा गुजरात में, ये भी गुजरात में धोलावीरा, ये याद रखना है आप लोगों ने, धोलावीरा गुजरात के अंदर में है। वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस था धोलावीरा आप लोगों का। और ये धोलावीरा 2 नहीं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स के अंदर में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, बाकी 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, धोलावीरा 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आप लोगों का, कि कपास जो है फ्रेंड्स लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में उगाया जाता था। या फिर उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में भी कपास का इस्तेमाल होता था। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो वेदों में भी सबसे पुराना वाला वेद किसको माना जाता है? सबसे पुराना वेद, ओल्डेस्ट, ये माना जाता है ऋग्वेद को, जो कि संस्कृत भाषा में जिसकी रचना हुई थी। इस ऋग्वेद के अंदर में एक जगह पे विश्वामित्र जो है, ऋषि विश्वामित्र 2 नदियों से बात करते हुए मिलते हैं आपको, 2 नदियों से बात करते हुए मिलते हैं। तो बताइए कौन से 2 नदियों से बात करते हुए मिलते हैं? वो बात कर रहे, वो बातचीत कर रहे उन 2 नदियों से। वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ब्यास और सतलज, ब्यास एंड सतलज इज द आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विश्वामित्र 2 नदियों से बात कर रहे हैं ऋग्वेद के अंदर में, और ये नदियां है ब्यास और सतलज। आप लोगों को पता है ये विश्वामित्र वही विश्वामित्र है जिसकी तपस्या को भंग करने के लिए जो बताया गया है पुराणों के अंदर में, जो कहानियां जो है आपकी, उसके अंदर में बताया गया पुराण के अंदर में कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए जो इंद्र थे उन्होंने रंभा को भेजा था, फिर मेनका को भेजा था। मेनका के साथ में ये काफी दिन तक रहे भी थे, मेनका ने इनकी तपस्या भंग कर दी थी। और फिर मेनका और विश्वामित्र की बेटी हुई थी जिसका नाम था शकुंतला, ठीक है। शकुंतला का बेटा था भरत, जो हस्तिनापुर का जो है राजा बना था, ठीक है। ऐसा वो उस कहानी में बताया गया, जो
आपको मिलती है कहानियां। तो विश्वामित्र वही वाले विश्वामित्र जिनकी तपस्या मेनका ने भंग की थी इंद्र के कहने के ऊपर में, और इंद्र और मेनका की बेटी का नाम था फिर शकुंतला। हाँ, दुष्यंत के साथ में शकुंतला की शादी हुई थी, दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था फिर भरत वो। तो यहाँ पर में ब्यास और सतलज जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आपको बताना है कि द्रवित मैग्मा, ठीक है, मैग्मा से बने शैल चट्टान को क्या कहा जाता है। एक्चुअल में फ्रेंड्स होता क्या है कि जो हमारी पृथ्वी की जो अंदर में सतह है, पृथ्वी की सतह, उसके अंदर में जो मैग्मा होता है आप लोगों का, वो जब बाहर निकल जाता है तो उसको लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लावा बोलते हैं, लावा। जब ये मैग्मा बाहर आता है और लावा के रूप में बाहर आकर वो जम जाता है और ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो सबसे पहला, ठीक है, चट्टान आपकी बनती है द्रवित मैग्मा से, जो सबसे पहले चट्टान आपकी बनती है वो बनती है इग्नियस रॉक, सबसे पहले बनने वाली चट्टान। तो मैग्मा या इस प्रकार के जो मोल्टन मैग्मा होता है उससे जो चट्टानें बनती है उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। इग्नियस रॉक ही प्राइमरी रॉक्स कहलाती है, रॉक्स कहलाती है आप लोगों की। प्राथमिक चट्टानें इनको कहा जाता है, प्राथमिक चट्टानें इनको कहा जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। इग्नियस रॉक बोलते हैं, फिर बाद में इग्नियस रॉक जो है सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक ऐसी रॉक है जिसके अंदर में फॉसिल्स पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक कायांतरित चट्टान ऐसी चट्टानें हैं जिन अगर इग्नियस या सेडिमेंट्री के ऊपर में हीट और प्रेशर डाला जाए तो वो कायांतरित में चट्टानें कन्वर्ट होती है। तो कायांतरित चट्टानें हीट और प्रेशर के बाद बनती है आपकी, ठीक है। तो इग्नियस रॉक जो है फ्रेंड्स प्राइमरी रॉक से, ये याद रखना है, मोल्टन मैग्मा के कूल डाउन होने के कारण बनती है ये इग्नियस रॉक। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 19वीं शताब्दी में मध्यकाल में सतनामी आंदोलन की स्थापना ब्लैंक के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इस क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को एक और पॉइंट समझाने वाला हूँ। एक बार लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। इस क्वेश्चन की मदद से मैं एक बड़ा वाला क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूँ जिस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ सतनामी आंदोलन की मध्य भारत, तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि सतनामी आंदोलन जो था वो कहाँ से रिलेटेड है, तो ये मध्य भारत से रिलेटेड है, उत्तर या दक्षिण नहीं, मध्य भारत से रिलेटेड है। ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। सतनामी आंदोलन, गुरु घासीदास जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, घासीदास जी ने, गुरु घासीदास जी ने, ठीक है। तो गुरु घासीदास जी जो है फ्रेंड्स मध्य भारत के अंदर में उन्होंने ये आंदोलन चलाया था। ये एक सामाजिक आंदोलन था जो कि जो लेदर वर्कर्स थे, जो चमार थे, जो चमड़े का काम करते थे, ठीक है, चमड़े के जो कारीगर थे, उन लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए। अन्यथा उनको बहुत ही नीचे दर्जे का माना जाता था भारत के अंदर में, स्पेशली मध्य भारत में। तो मध्य भारत के अंदर में सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास जी ने चलाया था, लेदर वर्कर्स, चमड़े के कारीगरों के लिए, ठीक है, उनकी सोशल जो स्टेटस है या सामाजिक स्थिति है उसको इंप्रूव करने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, एक और ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ज्योतिराव फुले का। तो ज्योतिराव फुले के बारे में भी बता दूं फ्रेंड्स, ज्योतिराव फुले जो है इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में ये बहुत सारे शिफ्ट्स में पूछा गया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने जो है फ्रेंड्स काश्तकार का चाबुक, ठीक है, काश्तकार का चाबुक, ठीक है, ये एक बुक और लिखी थी, और एक बुक लिखी थी उन्होंने गुलामगिरी, गुलामगिरी, ठीक है। तो गुलामगिरी जो पुस्तक है फ्रेंड्स वो उन्होंने किसके लिए लिखी थी? गुलामगिरी। तो आपको बता दूं कि गुलामगिरी जो पुस्तक है वो उन्होंने लिखी थी अमेरिका के जो गुलाम लोग थे या जो स्लेव्स थे जिन्होंने आंदोलन करके, ठीक है, एक मूवमेंट चलाकर अपने अधिकार प्राप्त किए थे, उनको समर्पित पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक। क्या उनका उद्देश्य ये था कि मैं अमेरिका के जो मजदूर लोग हैं उनको मैं बहुत यहाँ पर मैं उनका सत्कार करूं, आदर करूं, ये उनका उद्देश्य था क्या? नहीं, उनका उद्देश्य था कि वो एग्जाम्पल देकर भारतीय लोगों को जगा सके, भारत के लोगों के अंदर में सेंसेशन पैदा कर सके कि जैसे अमेरिका के अंदर में गुलाम लोगों ने अपने अधिकार प्राप्त किए हैं, वैसे ही यहाँ पर में जिनको गुलाम बना के रखा गया है, नीचे दर्जे के शूद्र या फिर अछूत जिनको बोला गया है, वो भी अपने अधिकार प्राप्त करे लड़कर। ऐसा इनका उद्देश्य था। जैसे कि एक पत्नी होती है, वो पत्नी क्या करती है, ठीक है, अपने पति को आकर बताती है, अपने पति को आकर बताती है कि देखा बाजू वाले का पति, देख बाजू वाले का जो पति है ना वो कितना अच्छा है, हाउ रोमांटिक ही इज। अपनी पत्नी को उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी के ऊपर में डायमंड की रिंग दी,
भगवान ऐसा पति सबको दे। पति बेचारा सुन रहा है यहाँ पर मैं। ठीक है, वो बोल रही है कि ऐसा पति जो है ना किस्मत वालों को मिलता है। ऐसा पति जो है ना जो है ऐसे पति होने चाहिए जो अपने पत्नी से प्यार करे, अपनी पत्नी का ध्यान रखे। केवल पत्नियां ही करती है। ठीक है, पति सोच रहा है कि यार ये बता रही है या मुझे जला रही है करके। ठीक है, वो भी फिर सोचता है कि यार इसको लाकर देना पड़ेगा। तो एक्चुअल में उस पत्नी का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं अपने पति को जानकारी प्राप्त दूं या जानकारी प्रोवाइड करूं। उसका मतलब है अरे कल मुझे मुझे भी ला देना। ठीक है, इसीलिए ब्याह के लाए थे क्या आज के दिन के लिए आप मुझे? ठीक है, इतना हिंट दे रही हूँ, मुझे भी दो लाकर। वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है अगले महीने, मुझे भी चाहिए डायमंड की रिंग, और उससे बड़ी वाली चाहिए, मुझे मोहल्ले में दिखाना है। ठीक है, ये चलता है ना आप लोगों का। तो बेसिकली यहाँ पर मैं गुलामगिरी पुस्तक उसी वजह से उन्होंने लिखी थी कि हमारे भारतीय लोगों को अमेरिका के लोगों का एग्जाम्पल देकर जागृत किया जा सके, अमेरिका के लोगों के बारे में बताकर इंस्पायर किया जा सके। ठीक है, तो गुलामगिरी पुस्तक जो है ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। किसको समर्पित थी ये पुस्तक? बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के गुलामों को समर्पित थी ये पुस्तक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज याद रखिए किसको समर्पित थी। इसी वजह से इतनी बड़ी आप लोगों को कहानी सुनाई मैंने। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। स्लेवरी नाम की यह गुलामगिरी पुस्तक अमेरिका के गुलामों को समर्पित थी। हरिदास ठाकुर करके भी एक थे फ्रेंड्स, बंगाल के इलाके में, स्पेशली ईस्टर्न बंगाल जो आज बांग्लादेश का इलाका है, वहां पर में फ्रेंड्स मथुआ पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, एक चांडाल कल्टीवेटर्स का एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था मथुआ पंथ। ठीक है, मथुआ पंथ चलाया था उन्होंने, ये याद रखना आप लोगों ने। चांडाल जनजाति के जो किसान थे उन लोगों को साथ में लेकर मथुआ सेक्ट की स्थापना या मथुआ पंथ की स्थापना किसने की थी? तो मथुआ पंथ की स्थापना की थी हरिदास ठाकुर ने। आज भी फ्रेंड्स इनके परिवार के लोग जो है वो बंगाल के इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी एक्टिव रहते हैं, हरिदास ठाकुर के जो वंशज लोग हैं वो। तो मथुआ सेक्ट, ये याद रखना है, इसकी स्थापना की थी हरिदास ठाकुर ने। कहां पर में? बंगाल, ईस्टर्न बंगाल के इलाके में, चांडाल किसानों के बीच में। जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले जितने भी ग्रंथ थे उसका इन्होंने विरोध किया। जिसने जाति व्यवस्था को सही ठहराया उसका विरोध हरिदास ठाकुर ने किया। मतलब ये जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के विरोध में थे। ठीक है, तो ब्राह्मणवादी ग्रंथों का इन्होंने क्या किया था, उस पर सवाल उठाया, उसका विरोध किया था इन्होंने, हरिदास ठाकुर ने। तो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे ये। केशव चंद्र सेन के बारे में आपको पता ही है कि केशव चंद्र सेन जो है फ्रेंड्स ये ब्राह्मण समाज से एक समय में जुड़े हुए थे। ठीक है, और मूर्ति पूजा, बलि के खिलाफ में थे ये। और इसके अलावा ये जो है ये उपनिषद में बहुत ज्यादा मानते थे। इवन पूरा ब्राह्मण समाज उपनिषद में बहुत ज्यादा मानता था। तो उपनिषद में किसकी मान्यता थी? तो ब्राह्मण समाज की बहुत ज्यादा मान्यता थी। इस क्वेश्चन की मदद से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, पिछला जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया उसकी मदद से। तो पहले इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, फिर मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ। जी हाँ, बायजूस ऐप पर जो अभी 7 बजे वाली क्लास थी अब वो बंद हो गई, अब नहीं होगी वो। ये भी आया था 13 जनवरी को। पीहू बोल रहे हैं कि 13 जनवरी को क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छी बात है। तो आप ही के साथी लोग आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, एक लाइक एंड शेयर तो बनता है उसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें तो आपको जो है यहाँ पर में पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान करना है, मतलब कौन से इलाके की बात हो रही है। और ये आई थिंक 9 जनवरी 2023 के एग्जाम के अंदर में भी आया था इस कंसेप्ट के ऊपर में क्वेश्चन, 9 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो मिड डे सन जो है फ्रेंड्स कभी भी आपके सर के ऊपर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यहाँ पर में तापमान हमेशा मध्यम बना रहता है, तापमान मध्यम रहता है। ठीक है, दीज एरियाज आर बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल और कर्क रेखा के बीच में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिका के बीच में है। आंसर क्लियर हो गया आप लोगों का। यह है इक्वेटर, यह है कर्क रेखा और यह है आर्कटिक सर्कल। ठीक है, यह है मकर रेखा और यह है अंटार्कटिक सर्कल। तो इन दोनों इलाकों के बीच में, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में और मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है बोल रहा है ये इलाका। तो ये इन दो इलाकों को किस नाम से जाना जाता है? ये दो इलाकों को ऑब्वियस सी बात है टेम्परेट जोन बोलते हैं आप लोग, खत्म बात हो गई, टेम्परेट जोन। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको बोला जाता है। तो दोपहर का सूरज जो है वो कभी भी फ्रेंड्स आपका इधर साइड में नहीं जाता है। ये इलाके की बात हो रही है बेसिकली, वो इस इलाके की बात हो रही है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाली, और ये वाली, ये वाला इलाका जो है आपका। ठीक है, ये वाला इलाका दोनों तरफ में है। यहाँ पर में जो हमारा जो सूरज है ना वो केवल इसी क्षेत्र में घूमता रहता है। तो सूरज कौन से दो जो है लाइंस के बीच में घूमता है आप लोग बताएंगे मुझे? साल भर सूरज जो है वो केवल दो ही लाइंस है जिनके बीच में घूमता हुआ दिखता है आपको।
घूमता सूरज नहीं है, वैसे वो पृथ्वी की स्थिति ऐसी बनती है कि कभी सूरज ऐसा लगता है मकर रेखा के ऊपर में है, साल के किसी समय में ऐसा लगता है कि इक्वेटर के ऊपर में है, साल के किसी हिस्से में ऐसा लगता है कि कर्क रेखा के ऊपर में है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है सूरज। इसको, इस जोन को जो है टॉरिड जोन बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो इस जोन को पूरा का पूरा आप लोग? टॉरिड जोन बोलते हो, टॉरिड, या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टॉरिड या टेम्परेट जोन। सबसे ज्यादा गर्मी यहीं पे पड़ती है और यहाँ पर में सूरज कभी ना कभी आपके सर के ऊपर में जरूर आएगा अगर आप यहाँ रहते हो तो। अगर आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस इलाके तक रहते हो तो आपके वो सर के ऊपर में कभी भी सूरज नहीं आने वाला है, ठीक है, ये याद रखना है। और पोल्स के पास वाले जो इलाके हैं ना उनको फ्रिजिड जोन बोला जाता है, ठीक है, फ्रिजिड जोन आप लोगों का। तो आप लोगों को ये याद रखना है फ्रेंड्स कि जिस बारे में बात हो रही है यहाँ पर, इस बारे यहाँ पर में कि कभी भी सन आपके सर के ऊपर में नहीं आएगा। मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा यहाँ पर में पड़ता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर में जो टेम्परेचर होता है वो मध्यम मध्यम होता है, टेम्परेचर मध्यम तापमान रहता है हमेशा यहाँ पर में और यहाँ पर में, ठीक है, मध्यम तापमान। तो तापमान मध्यम रहता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में है। तो बात पूरी की पूरी जो है फ्रेंड्स माय लॉर्ड, जो इशारा है वो किसके तरफ जा रहा है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तरफ में पूरा का पूरा इशारा जा रहा है। तो ये आप लोगों को याद रखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। ये चाहो तो आप लोगों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चल नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने कर डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मतुआ पंथ, सत्यशोधक समाज, आर्य समाज, ब्राह्मो समाज। आपको जोड़ी लगानी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने लगा दी जोड़ी, ऑप्शंस यहां पर में है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। फ्रिजिड जोन जो होता है आप लोगों का वो होता है आपका जो पोल्स के पास में जो इलाका है उनको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, पोल्स के पास वाले इलाकों को, ठीक है। शीत कटिबंध इलाके आपके फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल के पास वाले को फ्रिजिड जोन और साउथ पोल के पास वाले को फ्रिजिड जोन, ऊपर और नीचे में, वहां बहुत ठंडक रहती है, बहुत ज्यादा ठंडक रहती है वहां पर में। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें आप लोगों से, और सभी को कमेंट में आंसर करना है फ्रेंड्स, सभी लोगों को, और जितने भी लोगों ने लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में आप लोगों को हमेशा पढ़ा सके हम, ठीक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से करते रहेंगे। तो मतुआ पंथ, मटुआ पंथ जो है फ्रेंड्स, ये इसकी स्थापना किसने की थी? हरिदास ठाकुर ने, बंगाल के इलाके में। तो मतुआ पंथ हरिदास ठाकुर, अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया मैंने, बंगाल के इलाके में थे, ठीक है। मतुआ पंथ हरिदास ठाकुर, चांडाल काश्तकार जो थे, चांडाल किसान, उनके बीच में इन्होंने काम किया है, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे हरिदास ठाकुर। तो एक ही जोड़ी जो है वो 3 के साथ लगने वाली है। ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है क्या? आप लोग हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। देखो ए से एलिमिनेट हो रहा है क्या? आप लोग बताइए, ए से एलिमिनेट हो रहा है क्या? आप लोग बताओ, आप लोग सर्वोपरि है, आप लोग बताएंगे कि ए से हो रहा है क्या एलिमिनेट, जल्दी से। और सभी लोगों को आंसर करना है। सत्यशोधक समाज, ठीक है, बी से भी करने की कोशिश करते हैं। सत्यशोधक समाज जो है ज्योतिराव फूले ने किया था फ्रेंड्स। क्या बताइए बी से क्या आपका कोई आंसर कंफर्म हो रहा है? आप लोग देखकर बताइए, आप लोग देखिए क्या आंसर तक पहुंच रहे हो आप लोग। सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अमेरिका के अंदर में जो गुलाम थे, जो स्लेव थे, जिन्होंने आंदोलन करके अपने अधिकार पाए, उनको समर्पित की थी गुलामगिरी पुस्तक। और सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने भारत के अंदर में जो दलित वर्ग है, जो अछूत वर्ग है, नीची जाति का जिनको माना जाता है, उनको अधिकार दिलाने के लिए। आर्य समाज की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो सी की जोड़ी जो है वो 4 के साथ लगनी है आपकी, 4 के साथ में देख लो आप लोग, लग रही है कि 4 के साथ में सी की जोड़ी। और ब्राह्मो समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने, राजा राममोहन रॉय, ठीक है, राजा राममोहन रॉय। और केशव चंद्र सेन भी राजा राममोहन रॉय के साथ में ब्राह्मो समाज से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ब्राह्मो समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन रॉय, और केशव चंद्र सेन वन ऑफ द मेंबर थे ब्राह्मो समाज के। तो डी की जो जोड़ी है वो लगने वाली है 2 के साथ। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 1 4 2। आप लोगों ने एलिमिनेट कर लिया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, ठीक है। एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो जा रहा था, वो था ऑप्शन नंबर ए से। यहाँ पर मैं देखिए 3 की जोड़ी, एक की जोड़ी 3 के साथ में कहीं पे भी नहीं लगी है। मैंने जानबूझ के पूरा समझाया ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप लोग वो कर पाए। आपके लिए फ्रेंड सारा का सारा एफर्ट्स कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा बोलना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, वो सब आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है।
जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्या सभी अक्षांशों में कम से कम एक बार मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है, मतलब सूरज जो है आपके सर के ऊपर में रहेगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों की बात कर रहा है, उस इलाके को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले इलाके को। आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले इलाके को क्या कहा जाता है? सूरज की किरणें इन अक्षांशों के बीच में, ठीक है, इन दो रेखाओं के बीच में हर अक्षांश पर कभी ना कभी सीधी पड़ती है, बिल्कुल सिर के ऊपर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर में ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो पूरा इलाका है आप लोगों का, ये वाला पूरा इलाका, इसको कहा जाता है फ्रेंड टॉरिड जोन। क्या बोलते हो आप लोग? टॉरिड जोन बोलते हो, या फिर आप लोग इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हो, ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हो। ठीक है, और इसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, इसी को आप लोग उष्ण कटिबंधीय जोन भी बोलते हो, उष्ण कटिबंधीय जोन। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना आप लोगों ने, इसी को उष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा गर्मी इसी जोन के अंदर में पड़ती है। ठीक है, और सूरज यहाँ पर में आप लोगों का कभी यहाँ दिखेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ऐसे ही मतलब इसी क्षेत्र में सूरज जो है वो घूमता हुआ प्रतीत होता है हमें, हमारी पृथ्वी के झुकाव के कारण। तो यहाँ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले इलाके को आप लोग क्या बोलते हो? टॉरिड जोन या टेम्परेट जोन भी बोलते हो, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट जोन भी इसको कहा जाता है। तो आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को आंसर करना है फ्रेंड सारा का सारा। और ये आज का आप लोगों का लेक्चर था, जीवन में हर बड़ा लक्ष्य बड़ा बलिदान मांगता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये कोड दिखाया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे। सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा फ्रेंड्स इस सेशन को, शेयर भी जरूर कर देना आप लोग, और कमेंट करके जरूर बताइए कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। क्या आप लोग चाहते हो कि ऐसे ही और लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँ? आप लोगों के लिए जो आपकी आने वाली एग्जाम्स है उसके लिए भी हम लोग ऐसे ही एफर्ट्स करते रहे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। और जिन लोगों का पेपर हो गया है वो लोग क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स के अंदर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।